with technical issue. I was not able to join you. So, sorry for that. We'll try not to do that again. आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को पढ़ते हुए आज फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन की आज देखेंगे। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में दे रखा है, जिसमें के प्रेसिडेंट हेलो, आवाज आ रही है? देखो, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में दे रखा है, जिसमें के आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में। एट एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन फाइनेंस कमीशन में, एंड उस चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में, जो कि चेयरमैन को फाइनेंस कमीशन की एक्टिविटीज को करने के लिए असिस्ट करते हैं। चेयरमैन जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का। पब्लिक हेलो, आवाज आ रही है? शशांक, हेलो। जी आ रही है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली ब्लूटूथ चार्ज नहीं हो पाया तो इसलिए थोड़ा इशू हुआ है। कोई नहीं। फाइनेंस कमीशन हम लोग देख रहे थे, आर्टिकल 280 में दे रखा है, जिसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, उस चेयरमैन के अलावा उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होता है फाइनेंस कमीशन का, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में काम करने का, और उसके अलावा जो उसके 4 मेंबर होते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं बाकी सभी एक्टिविटीज करने में, उनकी 4 क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो जो 4 मेंबर होंगे वो 4 मेंबर एक जज ऑफ द हाई कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड हो, तभी वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। सेकंड जो है, जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि उनको फाइनेंस का, अकाउंट्स का, कॉमर्शियल सेक्टर के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, वही लोग फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि बजट वगैरह का प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है, वो सब उनको नॉलेज होनी चाहिए, वही लोग फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। उसके अलावा जो एक लास्ट क्वालिफिकेशन है इनकी फाइनेंस कमीशन के मेंबर की, वो है स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में इनको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वही लोग फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया है कि सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल 280 जो है एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, वैसे ही स्टेट लेवल पे हर स्टेट का एक फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल 243
क्लॉज 1 में स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्रोविजंस दे रखे हैं, जो कि एम्पावर करता है गवर्नर को स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अभी तक जो है अभी जो वित्त आयोग चल रहा है, फाइनेंस कमीशन कौन सा है, एक बार आप लोग बताइए कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है? और फर्स्ट फाइनेंस जो कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, एक बार कमेंट में बताइए आप लोग। और इन फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इफ एनी पर्सन इज अनसाउंड देन ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली इंसॉल्व नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर या चेयरमैन नहीं बन सकता। उसके अलावा ऐसा कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी इमोरल ऑफेंस में कन्विक्टेड पाया गया है, और उसका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो इस तरह का ना हो कि अगर वो फाइनेंस कमीशन में एज अ मेंबर और एज अ चेयरमैन रहता है तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर या चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो सकता है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने सही बोला है। अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसको कि एनके सिंह हेड कर रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एनके सिंह हेड कर रहे हैं। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया था उसको जो है केसी नियोगी जी ने चेयर किया था, केसी नियोगी। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन जितना भी पूरे ईयर का जितना भी फाइनेंशियल बजट वगैरह होता है कि कितना पैसा चाहिए कितना क्या है, उस सबकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है, पूरे अकाउंट्स का लेखा जोखा रखना। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन पे आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 टू 323 तक दे रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी। और ये जो हमारा पीएससी है यूपीएससी, ये 1926 में सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के द्वारा 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंट कौन करता है? इसके चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको ओथ वगैरह सब दिलाते हैं। अब अगर बात की जाए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने मेंबर होते हैं, ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कितने मेंबर्स जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के होंगे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि कितने मेंबर्स जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के रखे जाएं। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि फिलहाल कितने मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के तो कमेंट करिए। चेयरमैन और जितने भी मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका टेन्योर या तो टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स और 6 ईयर्स का है तो टेन्योर होगा उनका, या फिर 65 ईयर्स तक की एज तक के लिए होगा। ठीक है। और अभी जो मैंने पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी फिलहाल में मतलब कितने मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, 10 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन के। चेयरमैन का और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स की एज से पहले तक का होता है। अगर 6 ईयर्स हो जाएंगे तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, और अगर 65 ईयर्स का है, अगर उसकी एज हो गई 65 ईयर्स तो ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाएंगे। और एक और बात है इसमें कि यूपीएससी का मेंबर हो वो बाद में रिटायरमेंट के बाद या टेन्योर खत्म होने के बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते। बाकी इसमें एक प्रोवाइजो और है कि अगर कोई भी मेंबर स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रहा है या चेयरमैन रहा है तो फर्दर वो इन द फ्यूचर वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बन सकता है, बट यूपीएससी का कोई मेंबर है वो फर्दर किसी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन का बेसिकली काम क्या होता है? जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। और सपोज 2 स्टेट्स हैं यूपी एंड उत्तराखंड,
they want to conduct a joint exam for their services. यानी कि अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यूपी एंड उत्तराखंड एक जॉइंट एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो वो लोग भी यूपीएससी को जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे यूपीएससी दोनों स्टेट का एक जॉइंट एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। तो यूपीएससी के बेसिकली यही काम होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना। और यूपीएससी के मेंबर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करते हैं, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो लोग गवर्नर को हैंड ओवर करते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनके पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर या चेयरमैन इन लोगों के लिए रिमूवल के लिए क्या प्रोसीजर है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 317 डिस्क्राइब करता है, मेंशन करता है वो दो ग्राउंड्स जो कि सेम है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस होते हैं उनके रिमूवल के लिए जो दो ग्राउंड्स है वही सेम ग्राउंड्स यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के लिए है। वो दो ग्राउंड्स क्या क्या है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर कोई भी मिसबिहेवियर या कोई भी किसी भी तरीके की इनकैपेसिटी की कोई भी रिपोर्ट अगर आती है तो उस बेसिस पे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन को उनकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। और इसमें इतना ही है। यूपीएससी के फिलहाल चेयरमैन कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है फिलहाल? Yes, yes, Manoj Soni. Manoj Soni is the current chairman of the UPSC. Okay. आर्टिकल 315 से 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोविजंस हैं, एंड आप लोग याद रखिएगा 323A एंड 323B इसके बारे में जो है वो दे रखा गया है। 323A एंड 323B का ट्रिब्यूनल्स का दे रखा है। उसके बाद 324 से 329 तक के लिए इलेक्शन कमीशन के बारे में दे रखा है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जो कि जो भी जुडिशियल वर्क होता है उसको कंडक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं इंडियन जुडिशरी की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन 324 से 329 तक दे रखा है, और जो आर्टिकल 324 है उसमें दे रखा है टू सेट अप इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है। इलेक्शन कमीशन में अभी फिलहाल 3 मेंबर्स होते हैं, एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके अलावा उसको असिस्ट करने के लिए 2 मेंबर होते हैं। 1993 से पहले सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी ये इलेक्शन कमीशन, जिसमें एक ही मेंबर हुआ करता था। 1993 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और उन अमेंडमेंट्स के बाद में ये 3 पर्सन बॉडी बनाई गई है इलेक्शन कमीशन, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स होते हैं उसको असिस्ट करने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए या इलेक्शन कमिश्नर की, दोनों का ही टेन्योर 6 साल या 25 ईयर्स का होता है। ऑलमोस्ट ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कैग हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, इन सबका टेन्योर 6 साल या 65 ईयर्स तक के लिए रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सेम स्टेटस और प्रिविलेजेस जो है, सेम सैलरी पर्क सब कुछ उसको एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंगली मिलता है। जो पर्क, जो सैलरी, जो रेम्यूनरेशंस और जो भी स्टेटस, जो भी प्रिविलेजेस जो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं, सेम स्टेटस इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है। सबसे पहले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन सबसे पहले हमारे इंडिया के सबसे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और फिलहाल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है राजीव कुमार, जो कि इंडिया के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है बेसिकली? इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर करना, न्यू वोट्स को लिस्ट प्रिपेयर करना, जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके वोट को रिमूव करना, और जितने भी
पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के एक एमएलए, एमपी और एक ग्राम पंचायत तक का सबको जो है इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है। और इलेक्शन कमीशन का अभी फिलहाल आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डीलिमिटेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। तो वो जो डीलिमिटेशन होता है उसको भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन की ही वो ड्यूटी होती है। और इलेक्शन कमीशन की एक और ड्यूटी है, जो न्यू पार्टीज हैं उनको रजिस्टर करना, उनको कोई भी एक सिंबल अलॉट करना, ये सब जो ड्यूटीज हैं ये इलेक्शन कमिश्नर की होती है। इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पे किसी भी दूसरी बॉडी का कोई इफेक्ट या प्रेशर नहीं रहता, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये नहीं है कि अभी पीएम प्रधानमंत्री जी चाहे तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करा लें इलेक्शन कमीशन से, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन अपने अकॉर्डिंग काम करता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से सेम ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इन 2 ग्राउंड्स के बेसिस पे हटाया जाता है। और सेम ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उन लोगों को भी इसी सेम ग्राउंड्स पे हटाया जाता है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और इनके जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, यूपीएससी का मेंबर्स हो, चेयरमैन हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, कैग हो, अटॉर्नी जनरल हो, इन सबकी जो सैलरीज वगैरह है, पर्क्स हैं, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने उस दिन बताया था, आर्टिकल 266(1). और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का? 267। यस, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 था। एक बारी अटॉर्नी जनरल, कैग और ये फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जो अभी तक करा दी हैं। और यही है मेन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे को कंटिन्यू करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में दे रखा है? श्रेया, ट्रिब्यूनल्स पढ़ने की सच इन डेप्थ में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्टिकल आप लोगों को याद रखने हैं, आर्टिकल 223A एंड आर्टिकल 223B, 323A एंड 323B, सॉरी 323A एंड 323B, बस इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा डेप्थ में ट्रिब्यूनल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल हमारा आर्टिकल 76 में दे रखा है, और बिल्कुल सही, एडवोकेट जनरल जो स्टेट लेवल पे होता है वो आर्टिकल 165 में दे रखा है। अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइस जो है इंडियन गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है किसी भी लीगल मैटर पे जिसपे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल से एडवाइस सीख करे। फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। और ये मेंबर नहीं होते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस के, बट इनको ये राइट है कि ये किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस में जाके अपनी स्पीच, अपना स्टेटमेंट या किसी भी करंट मैटर्स पे अपना जो स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट इनको वोट करने का राइट नहीं होता है। वोट ये नहीं कर सकते, सिर्फ इनको अपना स्टेटमेंट, अपनी स्पीच देने का राइट इनको होता है। ये जो है, ये प्रोविजन जो है स्पीच का, ये आर्टिकल 88 में मेंशन है। यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर्स को करते हैं अटॉर्नी जनरल, और सिर्फ ये स्पीच दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग। ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं। और मैंने उस दिन बताया था, ये ट्रेडिशन है कि जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो अटॉर्नी जनरल चेंज होते हैं। फिलहाल ये जो अटॉर्नी जनरल है, ये टू सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं, जो भी पूरा लीगल वर्क है, हियरिंग वगैरह का, ड्राफ्टिंग का, सब कुछ, सबके लिए अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को प्रोविजन दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा सबसे जो हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, ये आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट कौन थे और करंट में कौन है। फर्स्ट जो थे वो थे MC सीतलवार,
और फिलहाल जो है वो है के वेणुगोपाल सर। के वेणुगोपाल सर ने मुकुल रोहतगी जी को सक्सीड किया है। के वेणुगोपाल सर से पहले मुकुल रोहतगी जी थे। इसके अलावा अगर बात की जाए अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन की, तो सेम क्वालिफिकेशन जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की है, वही सेम क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल के लिए रखी गई है। अगर कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी अपॉइंट किया जा सकता है। और उसके बाद कैग कैग आर्टिकल 148 में दे रखा है, और 149 में उसकी ड्यूटीज दे रखी हैं, और 151 में उसकी जो वो रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो 151 में दे रखा है। आर्टिकल 148 में कैग के प्रोविजंस के देयर विल बी अ कैग फॉर इंडिया, एंड उसके बाद 149 में उसकी ड्यूटीज एंड पावर्स, और 151 में ऑडिट रिपोर्ट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। कैग का जो टेन्योर होता है वही 6 years एंड 65 years सब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए होता है। और जो कैग है, जैसा उस दिन बताया था कि अगर एक डेमोक्रेटिक वे में देखा जाए तो मीडिया जो है फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखा जाए तो कैग जो है फोर्थ पिलर है। उसके अलावा जो हमारा कैग होता है उसको हम आईज एंड ईयर्स भी बोलते हैं पब्लिक पर्स के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक कमेटी होती है, ये आप लोगों को आगे बताएंगे। तो उस कमेटी का आईज एंड ईयर्स हम कैग को बोलते हैं। गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स हम कैग को बोलते हैं। वो जितने भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी जो फंड्स वगैरह जाते हैं, जितना भी खर्च होता है, उस सब के लिए उसकी सब पे निगरानी रखते हैं कि कैसे कहाँ क्या गया। सबका बिल जो बना के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। उसके अलावा कैग के लिए एक और प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन कैग बन गया है, कैग के तौर पे उसने वर्क किया है, अपॉइंट रहा है, तो रिटायर होने के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर सकता है। ये कैग के लिए प्रोविजन है। और जो है भीमराव अंबेडकर जी ने खुद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है कैग को बताया था, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। और अगर इनके ग्राउंड्स देखे जाए रिमूवल के लिए, कैग के ग्राउंड्स रिमूवल के लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं? यस, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, एच सेम एज द जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो होते हैं वही सेम ग्राउंड्स हैं इनके लिए, कैग के लिए भी। उसके बाद फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में दे रखा है अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यस, 280 में जो है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का दे रखा है, और आर्टिकल 243(1) में स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में दे रखा है। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर होते हैं, और जो चेयरमैन होता है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक डोमेन का, पब्लिक अफेयर्स में वर्क करने का उसको एक्सपीरियंस है। देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और जो मेंबर्स हैं उनके लिए 4 क्वालिफिकेशंस हैं कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो, उसको फाइनेंस और अकाउंट्स की नॉलेज हो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो, और उसको एक स्पेशल नॉलेज हो, इन डेप्थ नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। और ग्राउंड्स जो है डिस्क्वालिफिकेशन के वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, और ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड इन एनी ऑफ द मोरल ऑफेंसेस, किसी भी मोरल ऑफेंसेस में एनी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको कन्विक्ट ना किया गया हो, और उसका फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है वो इस तरीके का ना हो कि अगर वो कैग के ऑफिस में वर्क करता है एज अ कैग कंट्रोलर फाइनेंस कमीशन के तौर पे अगर वो वर्क करता है, तो ऐसा ना हो कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है सर्व करे। अगर पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करेगा तो दिक्कत है, इसीलिए उसके वहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में फाइनेंस कमीशन के मेंबर के लिए जो दे रखा है ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें ये भी दे रखा है कि वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सर्व करता हुआ अगर कहीं भी पाया जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करता हुआ, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। जो सबसे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में सेटअप किया गया था, और उसको चेयर किया था केसी न्यूगी जी ने। और जो प्रेजेंट में फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन है, वो उसको एनके सिंह हेड कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन में दे रखा है आर्टिकल 315 से 323 तक, और 323 एंड 323 बी में दे रखा है ट्रिब्यूनल्स का।
1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस बिहाफ पे उसके अकॉर्डिंग 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन में के जितने भी मेंबर्स चेयरमैन होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद दिलाते हैं। और जितने मेंबर्स होते हैं ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करने के लिए कि कितने मेंबर्स होंगे। फिलहाल में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में। और उसके अलावा जो इनका चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 इयर्स का टेन्योर या 65 इयर्स तक के लिए होता है। और इनका जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल है वो है मिसबिहेवियर के बेसिस पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इनके ऑफिस से इनको रिमूव किया जा सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को या चेयरमैन को। ये आर्टिकल 317 में मेंशन्ड है कि मिसबिहेवियर ग्राउंड पे जो है इनको वो किया जा सकता है। और स्टेट का मैं बताना भूल गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनका जो है 6 इयर्स या 62 इयर्स की एज पे उनको रिटायर कर दिया जाता है। सेंट्रल लेवल पे 65 इयर्स और स्टेट के लिए 62 इयर्स। और अपॉइंटमेंट की जो बात है, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो यूनियन को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है। और ये 315 में प्रोविजन दे रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन का कि देयर विल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। इनका काम क्या क्या होता है, सब एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराना ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। या फिर अगर कोई भी 2 या 3 स्टेट हैं वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो उनकी रिक्वेस्ट पे जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है। और एक और प्रोविजन है कि इनके जो मेंबर्स होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो जो है आगे किसी भी फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एक बार रिटायर हो गई तो आगे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क नहीं कर सकते। किसके लिए गवर्नर आ रहा है, क्या आ रहा है गवर्नर का, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फाइनल जो असेंट होती है वो प्रेसिडेंट की ही होती है। और रिमूवल में भी अगर आप कई जगह देखोगे तो रिमूवल में उसमें आएगा कि गवर्नर जो है उस स्टेट का, उसको एम्पावरमेंट है उनको रिमूव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, फाइनल जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। गवर्नर इंटरिम ऑर्डर पास जो है पास कर सकता है टेम्परेरी सस्पेंशन के लिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनके टेम्परेरी सस्पेंशन के लिए गवर्नर इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड फॉर द रिमूवल ऑल्सो। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल 323A एंड 323B में दे रखे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329 तक दे रखा है। इलेक्शन कमीशन को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। यस, 324 में दे रखा है कि देयर विल बी अ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल इलेक्शन रिलेटेड प्रोसीजर इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। 6 साल का टेन्योर होता है इनका और 65 इयर्स तक के लिए होता है। और इनकी जो सैलरीज, पर्क्स, रेम्यूनरेशन जो भी होते हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग होते हैं। और इनके ग्राउंड्स भी हैं, रिमूवल के ग्राउंड्स, वो भी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए दे रखे हैं, वही सेम ग्राउंड्स चीफ इलेक्शन कमीशन और दोनों इलेक्शन कमिश्नर के लिए दे रखे हैं। इलेक्शन कमीशन 1993 से पहले सिंगल मेंबर बॉडी था एंड ये 1993 के बाद कुछ प्रोविजंस में चेंज किया गया। 1993 के बाद 3 मेंबर बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो हमारे सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन, और जो अभी प्रेजेंट में है वो है राजीव कुमार। 25th CEC है, बिल्कुल सही, राजीव कुमार जी हैं। इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन के सबसे जो मेन फंक्शन है, आप ये लोग याद रखिएगा क्योंकि फिलहाल जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में डिलिमिटेशन हुआ था।
तो याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है ये डिलिमिटेशन का प्रोसीजर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है इसको। उसके अलावा जो भी इलेक्टोरल रोल्स हैं सबको प्रिपेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। जिसने भी नए वोट पड़ने हैं या जो जिन लोगों की डेथ हो गई है इनका वोट हटाना है, रिमूव करना है, वो सब इलेक्शन कमीशन का काम है। उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन देना, उनको सिंबल देना, वो सब इलेक्शन कमीशन का काम है। और वोटर कार्ड्स इशू करना सबसे बड़ा काम है इलेक्शन कमीशन का, वोटर कार्ड्स इशू करना। और उसके अलावा ये भी काम अगर एक बारी को देखा जाए तो भी इलेक्शन कमीशन का है, अवेयर करना लोगों को वोट करने के लिए। काफी कम परसेंटेज में वोटिंग होती है, तो उसको अवेयर करने के लिए, लोगों को वोट करने के लिए अवेयर करने के लिए ये काम भी इलेक्शन कमीशन का ही है। एक बारी चैट देख लेता हूँ मैं क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों के। चैट 25 इस 25 को नेशनल वोटर्स डे होता है ऑब्वियसली। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड जो अभी आज कवर किया है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए आपका कोई क्वेश्चन है तो। ज्यादा नहीं है इसमें कवर करने के लिए। कल की क्लास में इंडियन जुडिशरी को देखेंगे, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, पूरा हायरार्की में इंडियन जुडिशरी को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ वी विल ट्राई टू कवर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। हाँ, जब आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन, तो जितना भी पूरा स्टेट का उस एरिया का जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। इमरजेंसी अभी नहीं हुई है, इमरजेंसी का प्रोविजंस मैं परसों कराऊंगा। कल इंडियन जुडिशरी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस और पंचायत वाला जो प्रोविजंस है वो। और एक क्लास में फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो सब। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, इसी को एम्पावरमेंट है कि इलेक्शन के टाइम पे कर सकते हैं। पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी ये लोग परसों की क्लास में कवर करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस की उसी दिन। और उसके अलावा एक ऑफिशियल लैंग्वेज का एक छोटा सा पार्ट है वो परसों की क्लास में कवर करेंगे। नोट्स आप लोगों को मैं आज रात तक 10 या 11 बजे तक आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे फॉर श्योर। आज बस यही ड्रॉप करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। नोट्स मैं आप लोगों को पक्का आज रात को 10 या 11 बजे तक ग्रुप में फॉरवर्ड करा दूंगा। ओके, और कोई अगर क्वेरी है तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स। ओके, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आई थिंक अनुभव सर ने करा दिए थे, मेरी उनसे बात हुई है, बट अगर मैं एक बार फिर उनसे कंफर्म कर लूंगा अगर उन्होंने नहीं बताया है तो अमेंडमेंट्स के साथ में हम ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हम लोग कवर कर लेंगे फॉर श्योर। ओके, एनीथिंग एल्स? Yeah. ओके, सो बाय बाय। थैंक यू।